अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। आदाब, खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। नवी जमात के तलबा व तालिबात, सबक नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे। और सफ़ा नंबर हमारी जो किताब है उसमें है 79 यानी कि 79। आप अपनी किताब में ये सबक खोल लीजिए ताकि हम इसकी रीडिंग करें। और आप एक एक लाइन को गौर से देखिएगा, जो मुश्किल लफ्ज़ आएंगे उन्हें अंडरलाइन करिएगा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837, 1837, 1914, 1914। हाली की पैदाइश पानीपत के एक शरीफ मगर गरीब ख़ानदान में हुई। उनका बचपन ही था कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर 9 उम्री में शादी भी हो गई। लेकिन हाली को तालीम का इस कदर शौक़ था कि शादी के फ़ौरन बाद यानी 1854 में वो चुपचाप दिल्ली चले आए और आला तालीम हासिल करने में मशगूल हो गए। घर वालों के दबाव ने उन्हें जल्द ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 1862 में यानी 1862 में वो दोबारा दिल्ली आए। इस बार मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता से उनकी मुलाकातें रहने लगीं और वो गालिब के बाकायदा शागिर्द भी हो गए। इससे हमें पता चला कि गालिब जो थे वो उनके उस्ताद थे, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के। 1869 यानी 1869 में गालिब और शेफ्ता की वफ़ात पर हाली ने दिल्ली फिर छोड़ दी। इस बार वो लाहौर में अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम हो गए। हाली का लाहौर पहुंचना और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर डॉक्टर W.G. लाइट्स और दूसरे अंग्रेज़ अफसरों के मातहत काम करना उर्दू अदब के हक़ में नेमत साबित हुआ। मतलब ये बहुत अच्छा हुआ कि उनकी ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई जिससे उन्होंने क्या किया, हाली और आज़ाद ने उर्दू में नई शायरी की बुनियाद डाली, जिसको उन्होंने नेचुरल यानी फ़ितरी शायरी कहा। ठीक है, फ़ितरी का मतलब हो गया नेचुरल। आपने भी शायद अपनी किताबों में ऐसी नज़में पढ़ी होंगी जिसमें ज़्यादातर नेचर का जो है तज़किरा मिलता है। फिर हाली ने बिल्कुल नए अंदाज की सवाने उमरियाँ यानी हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1897 और हयात जावेद 1901 लिखकर उर्दू अदब में सवाने निगारी और तनकीद के लिए नए रास्ते निकाले। ये आप सारी किताबें जो हैं जो हमने पढ़ी हैं इनके नाम भी याद कर लीजिएगा, कभी आपका कोई ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। इस असना में हाली की शायरी भी परवान चढ़ती रही। उनकी 2 तवील नज़में मुसद्दस हाली 1879 और मनाजाते बेवा 1884, 1879 और 1884 में बहुत मशहूर हो चुकी थीं। गज़ल में भी उन्होंने सादगी और संजीदगी बयान को फ़रोग़ दिया। 1893 यानी कि 1893 में उन्होंने अपना दीवान शाया किया। दीवान होता है शायर का मजमुआ जिसमें उनके शेर लिखे होते हैं। इस दीवान में उन्होंने एक मुफस्सिल मुक़दमा लिखा जिसमें उन्होंने शायरी की माहियत और उर्दू शायरी की ख़ास खूबियों और कमज़ोरियों की तरफ तफसीली इशारे किए। मुक़दमे की बुनियादी बात ये थी कि शायरी को मुल्क व कौम की इस्लाह का ज़रिया होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा हमें टॉपिक लेना चाहिए जिससे माशरे की दुरुस्तगी हो। हाली के ख़्याल में चूँकि उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा अखलाक़ी और समाजी इस्लाह के काम ना आ सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसी शायरी को बड़ी हद तक नामंजूर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अब नई तरह की शायरी होनी चाहिए ताकि मुल्क व कौम की भलाई का सामान हो सके। हाली का ये मुक़दमा इतना मशहूर हुआ कि बहुत जल्द ही इसे अलग किताब के तौर पर पढ़ा जाने लगा। इस किताब से उर्दू में नई तनकीद और अदब के बारे में नए ख़यालात का आगाज़ हुआ और मुक़दमा शेर व शायरी आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा बाअसर तनकीदी किताब है। बाअसर का मतलब असर करने वाली, अफेक्टिव। हाली ने अपने मुक़दमे में बहुत सी ऐसी किताबें कहीं जिनका गलत असर भी पड़ा, लेकिन शायरी और अदब के बारे में संजीदा गौर व फिक्र के रास्ते उन्होंने ही खोले। ठीक है, ये हो गया हाली के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के बारे में क्या लिखा।
अगर हम साथ साथ अल्फाज मायनी आपको बताएंगे ना, तो जो हम पढ़ रहे होते हैं तसलसल होता है एक सेंटेंस का, वो टूट जाता है। इसलिए हम बीच में आपको नहीं बताएंगे, वो हम बाद में बताएंगे सारे अल्फाज मायनी। और कुछ तो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ जो आपको मुश्किल लगेंगे वो आप हमसे समझ लीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब के हालात, सूरत शक्ल। अहले दिल्ली में से जिन लोगों ने मिर्ज़ा को जवानी में देखा था, उनसे सुना गया है कि उन फवाने शबाब में वो शहर के नहायत हसीन और खुशरो लोगों में शुमार किए जाते थे। और बुढ़ापे में भी जबकि राकिम ने पहली ही बार उनको देखा था, हुसानत और ख़ूबसूरती के आसार उनके चेहरे और कद्दोकामत और डील डॉल से नुमाया तौर पर नज़र आते थे। ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए आप। राकिम है, हुसानत है, अहले दिल्ली है, खुशरो है। राकिम का मतलब होता है लिखने वाले, जिन्होंने लिखा है। मगर आखिर उम्र में किल्लत खुराक और अमराज दायमी के सबब वो नहायत नहीफ़ व नज़ार हो गए थे। लेकिन चूँकि हाड़ बहुत चकला, कद कशीदा और हाथ पांव ज़बरदस्त थे, इस हालत में भी वो एक नौवारिद तौरानी मालूम होते थे। औलाद, मिर्ज़ा साहब के औलाद कुछ न थी। इब्तदा में 7 बच्चे पे दर पे हुए, मगर कोई ज़िंदा नहीं रहा। इसलिए एक मुद्दत से वो और उनकी बीवी तन्हा ज़िंदगी बसर करते थे। मगर गदर से चंद साल पहले, जबकि उनकी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ का इंतकाल हो गया और उनके दोनों बच्चे, एक बाकर अली ख़ां और दूसरे हुसैन अली ख़ां सग़ीर सिन रह गए, तो मिर्ज़ा और उनकी बीवी ने छोटे लड़के हुसैन अली ख़ां को, जो उस वक्त बहुत कम उम्र था, अपने साये आतफत में ले लिया। मिर्ज़ा हुसैन अली ख़ां को हकीकी औलाद से भी कुछ बढ़कर अजीज़ रखते थे। अजीज़ भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, अजीज़ रखते थे और कभी आँख से ओझल नहीं होने देते थे। जी, आँख से ओझल होने नहीं देते थे और हद से ज़्यादा नाज बर्दारी करते थे। जब ज़ैनुल आबदीन की वालदा का इंतकाल हो गया, तो हुसैन अली ख़ां के बड़े भाई बाकर अली ख़ां को भी मिर्ज़ा ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ये दोनों खुश फ़िक्र और अहल और नेक खू और नहायत शरीफ मिजाज थे। मगर अफसोस है कि मिर्ज़ा की वफ़ात के बाद दोनों थोड़े थोड़े फासले से जवान उम्र में फौत हो गए। हालात गदर के ज़माने में मिर्ज़ा दिल्ली से बल्कि घर से बाहर नहीं निकले। जूँ ही बगावत का फितना उठा, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और गोशे तन्हाई में गदर के हालात लिखने शुरू किए। अगरचे फ़तेह दिल्ली के बाद महाराजा पटियाला की तरफ से हकीम महमूद ख़ां मरहूम और उनके हमसायों के मकान पर, जिसमें एक मिर्ज़ा भी थे, हालात के लिए पहरा बैठ गया था। इसलिए वो फतहमंद सिपाहियों की लूट खसूट से महफूज रहे। मगर फिर उनको तरह तरह की कुल्फ़तें उठानी पड़ी। मिर्ज़ा के छोटे भाई, जो 30 बरस की उम्र में दीवाने हो गए थे और आखिर दम तक इसी हालत में रहे। जब मिर्ज़ा ने दिल्ली में सकूनत इख्तियार की, तो उनको भी अपने साथ यहीं ले आए थे। मिर्ज़ा के मकान से उनका मकान तकरीबन 2000 कदम के फासले पर था। एक दरबान और एक कनीज़ के दोनों उम्र रसीदा थे, उनके पास रहते थे। जब दिल्ली फतह हो गई और शहर अहले दिल्ली से खाली हो गया और रास्ते बंद हो गए, उस वक्त मिर्ज़ा भाई की तरफ से सख्त परेशान रहने लगे। भाई के खाने पीने, सोने मरने और जीने की मुतल्लिक़ खबर ना थी। एक रोज़ ये खबर आई कि मिर्ज़ा यूसुफ के मकान में भी कुछ सिपाही घुस आए थे और जो कुछ असबाब मिला ले गए। फिर एक दिन वही बुढ़ा दरबान जो मिर्ज़ा यूसुफ की डेवड़ी पर रहता था, ये खबर लाया कि 5 रोज़ सख्त तप में मुब्तला रहकर आज आधी रात गुजरे मिर्ज़ा यूसुफ का इंतकाल हो गया।
उस वक्त न कफन के लिए कपड़ा बाज़ार में मिल सकता था, न गुस्साल और गोरकन का कहीं पता था। गुस्साल गुस्ल देने वाला, गोरकन कब्र खोदने वाला। न शहर से कब्रिस्तान तक जाना मुमकिन था, मगर मिर्ज़ा के हमसायों ने उनकी बड़ी मदद की। पटियाले की फ़ौज के एक सिपाही को जो हिफाजत के लिए तैनात था और मिर्ज़ा के 2 आदमियों को साथ लिया और मिर्ज़ा साहब के यहाँ से 2 सफ़ेद चादरें लेकर मिर्ज़ा यूसुफ के मकान पर पहुँचे और बाद गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन के मस्जिद के सहन में जो मकान के करीब थी दफन कर दिया। चूँकि उस वक्त मुसलमानों से शहर खाली हो गया था, मिर्ज़ा के हिंदू दोस्तों के सिवा जो उनके पास बराबर आते रहते थे और हर तरह से उनकी गमख्वारी करते थे, कोई उनका गमख्वार नहीं रहा था। मिर्ज़ा की माश के सिर्फ 2 ज़रिए थे, सरकारी पेंशन और किले की तनख्वाह। सो ये दोनों ज़रिए मजदूद हो गए थे। शहर के तमाम मुसलमान अमायद जो मिर्ज़ा के दोस्त और अजीज़ थे अपनी अपनी हालत में गिरफ़्तार थे। इसके सिवा घर में जिस कदर बीबी के पास जेवर या कोई कीमती चीज़ थी, जब शहर लुटने लगा तो वो दूसरी जगह गाड़ने दाबने के लिए भेज दिया। जैसे छुपा देते हैं ना अपनी कोई ज्वेलरी, कोई ख़जाना वगैरह, जहाँ से फ़तहमंद सिपा ने खोद कर सब निकाल लिया। मिर्ज़ा ने उस तंगी और उसरत की हालत में भी अपने मुतअद्दिद नौकरों में से किसी को जवाब नहीं दिया, और जो हालत उन पर और उनके मुताल्लिकीन पर खुश और नाखुश गुजरी, इसमें नौकर भी बराबर शरीक रहे। मतलब जो भी अच्छे बुरे हालात आए, नौकर भी उनके साथ थे। नौकरों के अलावा जिन लोगों के साथ मिर्ज़ा अमन के ज़माने में हमेशा सलूक करते थे, वो इस हालत में भी मिर्ज़ा को सताते थे, और 4 नाचार उनकी भी मिर्ज़ा को ख़बर लेनी पड़ती थी। मिर्ज़ा लिखते हैं कि इस नादारी के ज़माने में जिस कदर कपड़ा, ओढ़ना और बिछोना घर में था, सब बेच बेच कर खा गया। गोया और लोग रोटी खाते थे और मैं कपड़ा खाता था। हुस्न बयान और ज़राफ़त। हुस्न बयान यानी अच्छे तरीके से किसी बात का कहना, ज़राफ़त का मतलब मज़ाहिया अंदाज़। मिर्ज़ा की तकरीर में उनकी तहरीर और उनकी नज़्म व नसर से कुछ कम लुत्फ़ न था, और इसी वजह से लोग इनसे मिलने और इनकी बातें सुनने के लिए मुश्ताक़ रहते थे। वो ज़्यादा बोलने वाले ना थे, मगर जो कुछ उनकी ज़बान से निकलता था लुत्फ़ से खाली ना होता था। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर उनको बजाय हैवाने नातिक के हैवाने ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। हैवाने नातिक के मायने हैं वो जानदार जो अल्फाज के ज़रिए बोलता हो, और हैवाने ज़रीफ़ वो हो जाएगा जो मज़ाहिया बातें करता हो, जो सबको हंसा सकता हो, हंसने हंसाने वाला जानवर या इंसान या जानदार। बजा है, बजा का मतलब सही है, दुरुस्त है। हुस्न बयान, हाजिर जवाबी और बात में से बात पैदा करना उनकी खुसूसियात में से था। लतीफ़ा। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका तो किले में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीर व मुर्शिद एक नहीं रखा। लतीफ़ा। मकान के जिस कमरे में मिर्ज़ा दिन भर बैठते उठते थे वो मकान के दरवाजे की छत पर था, और उसके एक जानिब एक कोठरी तंग व तारीक थी जिसका दर इस कदर छोटा था, यानी दरवाज़ा, कि कोठरी में बहुत झुक कर जाना पड़ता था। इसमें हमेशा फ़र्श बिछा रहता था, और मिर्ज़ा अक्सर गर्मी और लू के मौसम में 10 बजे से 3-4 बजे तक वहाँ बैठते थे। एक दिन जबकि रमज़ान का महीना और गर्मी का मौसम था, मौलाना आज़ुर्दा ठीक दोपहर के वक्त मिर्ज़ा से मिलने को चले आए। इस वक्त मिर्ज़ा साहब उसी कोठरी में किसी दोस्त के साथ चौसर या शतरंज खेल रहे थे। मौलाना भी वहीं पहुँचे और मिर्ज़ा को रमज़ान के महीने में चौसर खेलते हुए देखकर कहने लगे कि हमने हदीस में पढ़ा था कि रमज़ान के महीने में शैतान मुक़य्यद रहता है, मगर आज इस हदीस की सेहत में तरद्दुद पैदा हो गया। मतलब उन्होंने जब उन्हें खेलते हुए देखा कि वो शतरंज खेल रहे हैं या चौसर खेल रहे हैं और रमज़ान का महीना था, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये सुना है हदीस में कि शैतान कैद हो जाता है, और आज हमें इस हदीस की सेहत में इश्काल हो गया, यानी शक होने लगा। मिर्ज़ा ने कहा, क़िबला
हदीस बिल्कुल सही है, मगर आपको मालूम रहे कि वो जगह यहाँ शैतान मुक़य्यद रहता है, वो यही कोठरी तो है। मतलब उन्होंने कहा ये वो मेरा घर ही तो है जहाँ शैतान को कैद किया जाता है, शैतान मैं ही हूँ जो रमज़ान में ऐसे खेल खेल रहा हूँ। लतीफ़ा, एक दिन दीवान फजलुल्लाह खान मरहूम चैरियट में सवार मिर्ज़ा के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक़ा दीवान जी को लिखा, यानी एक पेपरची लिख कर भेजी। मज़मून ये है कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई है कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाजिर ना हूँ। जब ये रुक़ा दीवान जी के पास पहुँचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। चैरियट क्या था? 2 पहियों की खुली हुई गाड़ी होती थी, अंग्रेज़ी में उसे चैरियट कहा जाता है, तो ये लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है। चलें आगे। लतीफ़ा लिखा हुआ है कि हकीम रज़ीउद्दीन ख़ां जो मिर्ज़ा के नहायत दोस्त थे, उनको आम नहीं भाते थे। एक दिन वो मिर्ज़ा के मकान पर बरामदे में बैठे थे और मिर्ज़ा भी वहीं मौजूद थे। एक गधे वाला अपने गधे लिए हुए गली से गुज़रा, आम के छिलके पड़े थे, गधे ने सूंघकर छोड़ दिए। हकीम साहब ने कहा, देखिए आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता। मिर्ज़ा ने कहा, बेशक गधा नहीं खाता। समझ आया आपको ये लतीफ़ा? मतलब वो आम नहीं खाते थे ना, तो गधा जो है वो सूंघ के जा रहा था, तो उन्होंने कहा देखो गधा भी नहीं खाता। तो मिर्ज़ा ने कहा कि बेशक गधा नहीं खाता, मतलब जो नहीं खा रहा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा गधा है। इस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त के ऊपर तंज किया। आगे हैं आपके अल्फाज मायनी, ये हम बाद में करेंगे जब हम सवाल जवाब करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं गौर करने की बात, क्योंकि अभी हमने सबक पढ़ा है ना, तो हम इसको देख लेते हैं। एक दरबान और एक कनीज़ के दोनों उम्र रसीदा थे। यहाँ पर के और जो के मायने में आया है। इस तरह के और के को काफ़े बयानिया कहते हैं। इसके पहले आप काफ़े मुसावात के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे आप शुबली नौमानी की तहरीर पढ़ेंगे। अगर आप मौलाना हाली की तहरीर का शुबली नौमानी की तहरीर से मुआजना करें तो देखेंगे कि शिबली की तहरीर में किसी आलिम और फाजिल शख्स के बेतकल्लुफ़ दर्स देने का अंदाज़ है, लेकिन शिबली की तहरीर बहुत रवा और शगुफ्ता होती है। लेकिन ये महसूस होता है कि लिखने वाला तालिब इल्मों से खिताब कर रहा है। इसके बरखिलाफ़ हाली की तहरीर का अंदाज़ कुछ ऐसा है जैसे वो आपको सामने बिठाकर बात कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपनी बातों में गुम हैं। हाली के यहाँ एक तरह की महवियत है तो शिबली के यहाँ खुद आगाही है। दोनों ही अपने पढ़ने वाले को तुम से मुखातिब करते हैं। ये इस ज़माने का रिवाज था, यानी उस ज़माने में ऐसे ही बोला जाता था, तुम करके मुखातिब करते थे। लेकिन हाली के यहाँ सादा बेतकल्लुफ़ी है और शिबली के यहाँ बेतकल्लुफ़ बरतरी का अंदाज़। दोनों अपनी अपनी तरह के बड़े नसर निगार हैं, मतलब दोनों जो है बहुत मशहूर हैं और बड़े रुतबे के लिखने वाले हैं। तस्वीर कशी में हाली ने गालिब की बुराइयों को नज़रअंदाज नहीं किया है, लेकिन उनको ज़रा हल्के रंग में बयान किया है। हाली के बरखिलाफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब किसी का हाल बयान करते हैं, ज़ौक़ के अलावा इसके बारे में ऐसी बातें या चुपते हुए जुमले और वाक़यात ज़रूर लिखते हैं जिनसे उस शख्स की किसी कमज़ोरी या बुराई पर कुछ तंज़िया रोशनी पड़ जाती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मिजाज में शोखी है, हाली की यहाँ मतानत, यानी उनके तहरीर में संजीदगी है। और वो जो हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो थोड़े से शोख मिजाज के हैं, तो वो क्या करते हैं कभी कभी किसी की छोटी मोटी बुराई भी बता देते हैं और उस पर भी ज़िक्र कर देते हैं। हाली की यहाँ लंबे लंबे जुमले अक्सर मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इबारत इतनी मरबूत होती है। मरबूत का मतलब ये है कि जुड़ी हुई होती है, ताल्लुक़ होता है एक दूसरे का। ये मरबूत लफ्ज़ शायद आपके लिए नया हो, यानी उसमें रब्त होता है, कनेक्शन होता है, और बात को इस तरह खोल खोल कर कहते हैं कि पढ़ने वाले को उलझन नहीं होती। लतीफ़ा और वाक़या बयान करने में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली दोनों को ये कमाल हासिल है कि वो कम से कम लफ्ज़ों से काम लेते हैं। चलें, ये तो हमने सारा पढ़ लिया सबक, और अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी तो हमें करने हैं सवाल जवाब और अल्फाज मायनी और तशरीह वगैरह। देखते रहिएगा अगले वीडियोज़ में। फिर मिलेंगे उर्दू सफ़र पर।